हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने बिल्कुल जाते जाते तीन टर्म डिस्कस की थी, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट। ठीक है ना जी। एंट्रीपोर्ट अगर आपको याद हो तो इंपोर्ट करना फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट इज एंट्रीपोर्ट। और बाबू एक्सपोर्ट पे डिटेल्ड चर्चा याद आ रही होगी, बेचना बेचना। इंपोर्ट पे डिटेल्ड चर्चा, खरीद कर लाना या लाना, सारी चर्चाएं मैंने क्लियर की थी। एंट्रीपोर्ट में कम से कम दो ही कंट्री की जरूरत होती है, जबकि ज्यादातर लोग बोलते हैं कि तीन कंट्री चाहिए चाहिए। मैंने आपको क्लियर किया। ठीक है जी, एक एग्जांपल देकर आगे बढ़ जाएं। चर्चा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पर है। मैं आऊंगा इंडस्ट्री वाले पोर्शन पर वापस, पर मैंने बोला था बेटा 4 या 5 दिन के बाद। ठीक है जी, मैं एक बार बता देता हूँ क्या चल रहा है जो आज फर्स्ट डे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज का। तो दो पार्ट में क्लासिफाई कर रहे थे, वन इज इंडस्ट्री एंड अदर कॉमर्स। कॉमर्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। मैं पूरा लिख देता हूं क्योंकि मुझे आज चर्चा इसी पे ही करनी है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। बेटा, ट्रेड को दो पार्ट में डिवाइड किया था, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल को दो पार्ट में, एक्सटर्नल को तीन पार्ट में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंटरपोर्ट। ठीक है जी। मैंने इंडस्ट्री वाला पोर्शन अभी टच नहीं किया, सिर्फ एक हल्की सी बात कर दी थी कि बेटा आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि इंडस्ट्री तीन तरीके की है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। तो टर्शियरी इंडस्ट्री का काम क्या होता है ये तो बताओ। टर्शियरी इंडस्ट्री प्रोवाइड्स सपोर्ट सर्विसेज टू बोथ प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री क्या करती है? सपोर्ट तो देती है प्राइमरी और सेकेंडरी को। सारा का सारा हमारा सर्विस सेक्टर है। अगर आपको पता है सर, अगर ये गिरा दिया ना तो ये दोनों खत्म है, बिल्कुल खत्म। और टर्शरी सेक्टर और ऑक्सिलरी टू ट्रेड में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। ऑक्सिलरी टू ट्रेड प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू ट्रेड। टर्शरी सेक्टर का काम क्या है? सपोर्ट सर्विसेज देना। ऑक्सिलरी टू ट्रेड का काम क्या है? सपोर्ट सर्विसेज देना। क्या बिजनेस को, क्या एक ट्रेड को बहुत सारी सर्विसेज की जरूरत है? सर, अनगिनत सर्विसेज की जरूरत है, पर मेरे लिए सहूलियत की बात यह है कि मेरे कोर्स में ऑक्सिलरी स्टूडेंट सिर्फ 5 हैं, सिर्फ 5। और अगर आप सबको नोट्स मिल चुके हैं तो पेज नंबर 5 निकाल लो। आकाश भाई एक सेकंड पॉज करना, जिसको नोट्स नहीं मिले फटाफट। बाबू, अब 2 मिनट के लिए आपने पेज नंबर 5 पे पहले आप देख लिया आपने कौन कौन सी सपोर्ट सर्विसेज मेरे कोर्स में। फर्स्ट नंबर पे लिखा क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन। सेकंड नंबर पे इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग। ठीक है जी। तो वो 5 है, 5 दिन लगाएंगे। देखा ना कितनी सी है? ठीक है ना। अकेले बैंकिंग में 3 दिन लगेंगे बेटा। अब एक चीज आज तय कर लो ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं आपको बता देता हूं, बड़े इजीली हाफ ईयरली पेपर होने से पहले पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा विद रिवीजन, विद सारे टेस्ट। अब मुझे, अगर मैं अपने हिसाब से भी पढ़ाऊं, मुझे बताओ ऊपर ऊपर से बिजनेस स्टडीज खत्म करना है कि पूरे समंदर की करेंगे? टच करके आए तो टेंशन ना लेना, बिल्कुल टेंशन ना बाबू। कोर्स तो बिल्कुल टाइमली खत्म होगा ही होगा, मुझे उस चीज में कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना। मुझे बस इतना पढ़ाना है कि आप जाकर स्कूल में टीचर्स पढ़ा सको। ठीक है ना। और आपको खुद पता लग जाएगा कि आप पढ़ा पाओगे कि नहीं, तो ये आइडिया हो जाएगा। अब एक बात पहले मैं बीच से टॉपिक छोड़कर ये कर लूं, वरना इन्हें लगेगा यार भैया को आता कुछ नहीं, भैया बस बोलते बोलते रहते हैं। क्योंकि है ना, बच्चों की आदत होती है लेट पोलिंग की। तो ये क्वेश्चन उठ रहा है कि आपने बताया नहीं वो मिलेंगे क्यों करता है चाइना में। लो पहले तो ये सारे काम धंधे छोड़ के ट्रेड गई बाहर में, पहले यही होगा।
बाबू लो सुन लो काम की बात। एप्पल ये काम असेंबली वाला चाइना से क्यों कराता था, क्यों नहीं कर लेता था खुद अपनी कंट्री। बेटा यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है जहां हर एक लॉ बड़ा स्ट्रिक्टली बड़े स्ट्रिंजेंट तरीके से फॉलो होता है। लॉ स्ट्रिक्टली फॉलो होने का ना एप्पल को एक बहुत तगड़ा नुकसान है। देखो ऐसा नहीं है कि लॉ हमारे देश में नहीं है, पर आप ईमानदारी से बताना कितने को लॉ फॉलो होते हैं। चाइल्ड लेबर पे इंडिया में लॉ है नहीं, लॉ है नहीं। अगर हमारे घर में छोटे बच्चों को ले आती है तो बहुत संभाल लेती है, क्या होता है देखो बेटा इतनी सारी रेडिया लगी होंगी और बाजार का प्रधानमंत्री स्वनिधि बाजार प्रधानमंत्री के नाम पर नाम है और काम करने वाले 11 साल लगे। सर इंडिया और चाइना ऐसी कंट्री है ना, बहुत सारे लॉ तो हैं पर कहीं से कहीं लॉ बेटा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो पाते, पर अमेरिका में एक लॉ बड़ा स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो होता है। अब उसका एक एप्पल को नुकसान था, यहां पर भी बेटा एक लॉ है मिनिमम वेज एक्ट, इंडिया में भी है, पर यहां पर जो है वो बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। यहां का लॉ कहता है कि अगर आपने 7 घंटे मिनिमम काम करा लिया है एक आदमी से तो आपको ये मिनिमम वेज तो उसको पे करनी ही पड़ेगी, जो कि डिसाइडेड है वहां के हिसाब से बेटा $500-600। भाई हमारे हिसाब से 500-600 रुपए, उनके हिसाब से $500-600। वहां की गवर्नमेंट को यही लगता है। हमें लग रहा होगा ना $500-600 कितने ज्यादा होते हैं, भाई उनके लिए तो वो 500-600 रुपए ही हैं। ठीक है जी। अब आप खुद समझो, एक इंसान अगर वहां पर एक फोन असेंबल करे एक दिन में, भाई $1499 तो डॉलर, $1499 का तो आईफोन आ जाता है बड़ा ठीक ठाक यूएसए में। असेंबलिंग कॉस्ट कहां जाएगी समझ सकते हो, अगर $500 ऐड हो जाए तो। इसलिए वो क्या करता था, वो चाइना को एज असेंबलिंग हब यूज करता था। क्यों बेटा, चाइना की पॉपुलेशन हमारे से भी ज्यादा हुआ करती थी 6 साल पहले की बात है, ठीक है ना। इंडिया हर जगह पे नंबर है, तो यहाँ कहाँ रह जाए हम नंबर 2, ठीक है ना जी। तो बाबू चाइना की पॉपुलेशन उस टाइम पर हमारे से ज्यादा थी, और पॉपुलेशन ज्यादा होने से होता क्या है, इतनी लेबर है भैया, भर भर के लेबर है कि वो कहता है मैं 600 में काम करने को तैयार, तो दूसरा कहता है मैं 500 में तैयार हूँ। भाई ये 600 वाला क्यों ले रहा है, मुझे ले जाए एक दिन की दिहाड़ी पर, 500 में कर दूंगा काम। और बाबू अगर यहां वाली लेबर भी एक दिन में एक फोन असेंबल कर दे तो यहां $500 और वहां $500। द डिफरेंस इज टू ह्यूज टू बी जस्टिफाइड। एप्पल कभी जस्टिफाई नहीं कर पाता, इसी वजह से वो सारी असेंबलिंग चाइना को देता था। बात किया, अब आ जाऊं जी, ठीक है सर, मैंने अपनी तरफ से पूरा क्लियर कर दिया, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा क्यों एप्पल असेंबलिंग चाइना से कराता था। दूसरी बात मैं एक और बोल दूं, अगर मेरे को और ज्यादा डिटेल्ड में जाना हो, बाबू वहां पर चाइना में भी कोई भी लेबर लॉस ढंग से फॉलो नहीं होते। इवन एप्पल फीमेल लेबर और चाइल्ड लेबर का भी यूज किया करता था। उससे क्या होता है, वो और सस्ती पड़ जाती है। बाबू फीमेल लेबर और सस्ती होती है एक मेल लेबर के कंपैरिजन में, और चाइल्ड लेबर उससे भी बहुत सस्ती, क्योंकि चाइल्ड की जरूरत ही कितनी है, अगर 18,000 रुपए महीना में एक मेल काम करने को तैयार है, एक चाइल्ड कहता था 12,000 दे दो, उसकी जरूरत ही उतनी है, क्योंकि वहां लॉ स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता। एप्पल ने इस बात का पूरा फायदा उठाया। हाँ सर अब बोलो। सर मैंने ना, अब देखो फिर वो यही तो बात है ना घूम फिर के, भाई मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूं कि वो ऐसा यूज इसलिए करते थे शुरू में, ठीक है ना, और बाद में ये बात रोबोट्स पे शिफ्ट हो गई। रोबोट्स पे तो कॉस्ट और सस्ती आने लगी ना, काम मशीनी तो और सस्ता हो जाता है। क्लियर है बात, आगे बढ़ जाएं बेटा। बाबू अब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पे चर्चा शुरू कर रहे हैं। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है, दैट प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू द ट्रेड। 5 सर्विसेज मेरे कोर्स में लिखी गई हैं, आपने नाम देख लिए बहुत अच्छे से, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग और एडवर्टाइजिंग।
हर एक पे मेरे पास इतनी बातें हैं कि आप 10-10 पेज भर दोगे, ये 10-10 लाइनें भी नहीं लिखी। ठीक है जी, नोट्स बंद कर दो, बहुत अच्छी बात। नोट्स खोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब सामने देखेंगे, आ जाओ जरा सामने। सर समुद्र की गहराइयां टच हो जाएंगी क्या? कोई नोट्स टच करा सकते हैं क्या? आपको क्या लगता है? मैंने बोला बैंक पढ़ाने में मैं 3 दिन ले लूंगा, आपको क्या लग रहा है? 3 के भी ऐसा हो सकता है 4 लग जाए अकेले बैंक में। ठीक है जी, अगर मैं नहीं कराऊंगा ना बेटा, सच में आपके लिए बहुत पेनफुल होगा। अभी आपको लग तो रहा होगा यार बैंक में 4 दिन, आपके लिए बड़ा पेनफुल होगा अगर मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि टीचर पूछेंगे आप बता कुछ नहीं पाओगे। मैंने ना स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर में एक बात बोल दी थी बेटा, कि होता क्या है बेटा, आज भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, ग्रेजुएट स्टूडेंट हमें बैंक में मिलते हैं तो कहते भैया फॉर्म भर दो। ये बड़ा मनी मन हंस रहे होते हैं, यार तू कॉमर्स साइड से ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है। हमारे एजुकेशन सिस्टम के हालात ये हैं बेटा कि उसको ये भी नहीं पता कि वो फॉर्म नहीं पेइंग स्लिप होती है। हमारे पास प्रैक्टिकल एजुकेशन है ही कहां, सब थ्योरेटिकल। कहने को हमने 11th पास कर ली, 12th क्लास कर दी, 3 साल पास कर दिए बीकॉम के, हमें बैंक के बारे में कुछ नहीं पता होता। ऐसी पढ़ाई का करोगे भी क्या? ये वही लोग हैं अभी जो थोड़ी देर पहले मुंह बना रहे थे जब ऐसे ही मैंने बोला बैंक में 4 दिन लगाऊंगा। मैं भी लगाता हूं 1 मिनट, अभी खत्म कर देता हूं, 4 लाइनें तो लिखी हैं, 1 मिनट भी नहीं लगा मुझे समझाने में। तो सर मेरा समझाना इसलिए बहुत जरूरी है आपको। मैं नहीं चाहता आप थोड़े दिन बाद किसी लाइन में लगे हो। आज आके पापा को समझा देना बैंक क्या होता है, और 100% समझा पाओगे, 100%। 4 दिन रुक जाओ, पोस्ट ग्रेजुएट के सामने खड़े हो जाना, आप जितना बता दोगे उसको पता नहीं होगा उतना। चैलेंज दे रहा हूं मैं इस चीज का। तो बाबू सबसे पहली चर्चा मैं बैंक पे ही शुरू करूंगा, सब सामने देखेंगे मेरी तरफ। वैसे इंडिया में बैंक की कैटेगरी 4 हैं, पर बाबू अभी मैं चर्चा शुरू करूंगा 2 कैटेगरी से, शायद नाम सबने सुना हो। बोलो बोलो बोलो, बोल दो, मुझे अच्छा लगेगा। सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक, सब जानते हैं इनके बारे में कुछ कुछ? जो जो जानते हैं बेटा हैंड रेस करो, थोड़ा थोड़ा बता दो। जो जो कुछ भी जानते हो, कुछ भी जानते हो हैंड रेस कर लो, कुछ भी। और नहीं जानते तो मैं शुरू करूं चर्चा। हाँ स्पर्श भाई। सेंट्रल बैंक जो गवर्नमेंट का होता है, इसने बोला अभी आरबीआई है ना, बिल्कुल ठीक। और कुछ? कॉमर्शियल बैंक नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। कहता है कॉमर्शियल बैंक प्राइवेट होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैं करूंगा चर्चा। और बताओ हैं? नोट क्या चीज? प्राइवेट ही कह रहा है, नहीं है। और बताओ, चलो कुछ नहीं, अब सामने देखो, ठीक है ना। अब गलत गलत बोलने से अच्छा है कि सही समझ लें। सर सेंट्रल बैंक क्या होता है बेटा? सेंट्रल बैंक को मैं अपनी भाषा में बोलता हूं पापा ऑफ ऑल बैंक, दादा ऑफ ऑल बैंक। बेटा सेंट्रल बैंक का काम कभी भी पब्लिक डीलिंग नहीं होता। सेंट्रल बैंक पब्लिक डीलिंग नहीं किया करते बाबू। इंडिया में सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई, जैसा कि अभी स्पर्श ने भी बोला। फुल फॉर्म बता दो अच्छे से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी, मैं भी इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा, बहुत मजा आएगा आपको। बाबू कमर्शियल बैंक का काम होता है पब्लिक डीलिंग करना। आपको पता है सेंट्रल बैंक के 2 और नाम भी हैं। मैंने भी बोला ना पापा ऑफ ऑल बैंक, ऐसे ही नहीं बोला, इसको हम बोलते हैं बैंकर्स बैंक, गवर्नमेंट्स बैंक। Why it is said to be bankers bank और why it is said to be government's bank? सुनना बेटा, मैं एक पब्लिक का मेंबर हूं, मैं किससे डील करूंगा? कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। फटाफट से आंसर दो। कमर्शियल बैंक। मैं कमर्शियल बैंक में गया, मैंने खाता खुलवाया, मैंने कहा जी मैं पैसे जमा करूंगा आपके पास, मैंने पैसे जमा कर दिए। ठीक है जी बेटा, इंडिया में जितने भी कमर्शियल बैंक है उन सबके भी अकाउंट होते हैं आरबीआई के पास। यानी कि अगर कॉमर्शियल बैंक को खुद ही पैसे जमा करने हो तो वो किसके पास करेगा? वो आरबीआई के पास करेगा, मतलब सेंट्रल बैंक के पास। मुझे लोन चाहिए, किसके पास जाऊं? कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। मैं कॉमर्शियल, मैं पब्लिक का पार्ट हूं। पब्लिक किससे डील करती है? कॉमर्शियल बैंक से। मैं कॉमर्शियल बैंक के पास गया, मैंने लोन मांगा, मिल गया, ठीक है। बाबू अगर कॉमर्शियल बैंक को लोन चाहिए तो किसके पास जाएगा? सेंट्रल बैंक, आरबीआई के पास जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं बाबू? क्योंकि ये
कॉमर्शियल बैंक की सभी नीड पूरी करता है, जरूरत पड़ने पर कॉमर्शियल बैंक के सारे पैसे जमा करता है जरूरत पड़ने पर, इसलिए इसको बोला गया बैंकर्स बैंक, मतलब बैंकों का भी बैंक। ऑन द सेम वे इंडिया में 28 स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट, और आज की तारीख में बोलते हो इंक्लूडिंग JNK, जम्मू एंड कश्मीर। जब तक आर्टिकल 370 था JNK का एक अलग सेंट्रल बैंक था। आर्टिकल 370 हट गया, अब आज की तारीख में एक ही सेंट्रल बैंक है सारी स्टेट का और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का। इन सबके अकाउंट किसके पास होते हैं? विद RBI। सबको पैसे जमा करने होंगे, किसके पास करेंगे? विद RBI। सबको सारी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन चाहिए, कौन देगा? RBI। इसलिए इसको बोला जाता है गवर्नमेंट्स बैंक, बैंकर्स बैंक, गवर्नमेंट्स बैंक। समझ में आ रही है बात? मैंने स्टार्ट कैसे किया था कि सेंट्रल बैंक कभी भी पब्लिक डीलिंग नहीं करता। एक बात बताऊं आपको, सब ऐसे ही शुरू करेंगे, पर बाबू हम सब ने जीते जी सेंट्रल बैंक को पब्लिक डीलिंग करते हुए देख लिया है, आपने भी देख लिया, आपको पता नहीं है बस, क्योंकि किताबों में तो मैंने भी यही पढ़ा, पब्लिक डीलिंग नहीं करता, पब्लिक डीलिंग नहीं करता। जब मैंने देखा तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। ठीक है जी, जब मैं बताऊंगा तो आपके लिए भी सरप्राइजिंग होगा कि इसने एक बार पब्लिक डीलिंग किया, एक बार तो किया, बता दो। क्योंकि मैं तो ऐसी बातें खोज के लाता हूं जो किताबों में नहीं है, तभी तो मचा है। बाबू कब करी है डीमोनेटाइजेशन? पुराने 500 और 1000 के नोट, ये 2000 के नोट वाला नहीं। कब करी थी मैं बता देता हूं। बाबू जब अनाउंसमेंट हुई डीमोनेटाइजेशन की, तो अनाउंसमेंट ये थी कि पुराने 500 और 1000 के नोट 31 दिसंबर तक कॉमर्शियल बैंक में जमा कराए जा सकते हैं और 31 मार्च तक सेंट्रल बैंक में। ये 31 मार्च तक छूट किन लोगों के लिए थी मैं बता देता हूं, आपको आइडिया नहीं होगा। अब एक बात समझो, कोई इंसान 1 अक्टूबर को 3 महीने का वीजा लगवाकर घूमने चला गया US से, कब आएगा वापसी? 31 दिसंबर को। तो उसके नोट ही जमा नहीं होंगे जो उसके घर में पड़े हुए। अगर आप ये कह दोगे 31 दिसंबर आखिरी डेट है तो उसके नोट ही नहीं जमा होंगे, तो घूमने गया था। तो गवर्नमेंट ने कहा था प्रूफ ले आना कि आप घूमने गए थे, वीसा और जो भी बोर्डिंग पास वगैरह है कॉपीज ले आना, सेंट्रल बैंक में जमा हो जाएंगे आपके पैसे भी 31 मार्च तक। ऐसा लॉ आया था, आपको ध्यान नहीं है वो बात अलग है, क्योंकि ध्यान क्यों नहीं है बेटा, कभी हम उस चीज से रिलेट ही नहीं करते थे, हम बहुत छोटे थे। तो बाबू सेंट्रल बैंक ने आपके और मेरे जीते जी एक बार पब्लिक डीलिंग कर चुका है, लेकिन नॉर्मल बोलूं तो उसके बाद कभी पब्लिक डीलिंग नहीं करी, उससे पहले नहीं करी और पब्लिक डीलिंग करता नहीं है। ठीक है जी, एक बात पूछूं, बहुत मजा आ जाएगा आपको। RBI को मैं क्या बोलूं, सेंट्रल बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? बहुत मजा आएगा, बहुत मजा। बताओ फटाफट से बता दो जरा, सेंट्रल बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या बोलूं तो बढ़िया है? कौन कौन कह रहा है सेंट्रल बैंक ही बोल लो? मुझे बड़ा मजा आता है ऐसी ऐसी बातें बताने में, किताब में कहाँ है यार। अच्छा बाकी सब कहाँ पे है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है, हैंड रेस कर लो जो कह रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बीच का कहीं नहीं रहना भाई, ये बड़ी गलत कैटेगरी है। चलो जी अब मेरी बात सुनो बाबू, कोशिश करना जब आप इंडिया में हो तो सब समझ जाएंगे सेंट्रल बैंक का मतलब RBI है। आप कोशिश करना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मत बोल लो। अब दिमाग में क्वेश्चन उठा यार, इंडियंस आर वेरी इमोशनल, दिल से डिसीजन लेते हैं। मैंने बताया था ना सर, मेरा दिल नहीं कह रहा है बात बोलने को, कोई तो लॉजिक लेके आऊंगा मैं, ऐसे थोड़ी कह रहा हूं मैं। अब लग रहा है ना दिमाग में, क्यों यार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्यों नहीं बोलना? लो मैं बता देता हूं बाबू, इंडिया में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नाम का एक कॉमर्शियल बैंक है, पब्लिक डीलिंग करता है, नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगर किसी को मैं गलत लग रहा हूं, अभी एक काम कर लेना, यहां से जाते ही घर नहीं जाना, पहले जो ज्ञान पुल पे जाना जहां फूल वाले बैठते हैं, ठीक है 10 कदम भी नहीं चलोगे आप, ब्रांच आ जाएगी, लिखा होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ब्लू कलर का बोर्ड है, जाओ देख लेना, आज सहारनपुर में भी है, नाम लिखा हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया।
समझ में आ रही है? तो इंडिया में एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऐसा जो कमर्शियल बैंक है, पब्लिक डीलिंग करता है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के अकाउंट है वहां पर, इसलिए मैं हमेशा बोलूंगा सिर्फ सेंट्रल बैंक, वरना ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। क्लियर है बेटा बात? अच्छा, अब मुझे बताओ आरबीआई की पावर्स के बारे में क्या जानते हो, कुछ भी जो आप जानते हो। सर हैंड रेस कर लो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, एक डिस्कशन हो जाएगा, एक हेल्दी, वरना क्या होगा बस कियोस क्रिएट होता रहेगा, कुछ समझ नहीं आएगा। जो कुछ भी आप बताने जाते आरबीआई के बारे में, जो कुछ आप जानते हो वो बता दो, एक एक दो बात। हाँ सर हर्षित जी आप बताओ पहले। करेंसी प्रिंट करता है आरबीआई, सबने सुना है? बच्चे कह रहे एक तो बता दी, सारे बात तो होगी खत्म। हाँ कहता है किसी भी कमर्शियल बैंक की ऐसी की तैसी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। बैंकर्स बैंक, पापा ऑफ ऑल बैंक, कैसे ऐसे तैसे नहीं कर सकता। पर एक बात बताऊं, मैं कहानी सुनाऊंगा आपको बहुत तगड़ी मेरी तरफ से एक एक्स्ट्रा बात। आपको शायद आरबीआई की पावर अभी पता ही नहीं है कुछ भी। मैं एक पावर दिखा देता हूं, सिर्फ एक ट्रेलर दिखा देता हूं, बाकी डिटेल चर्चा बाद में करूंगा। गुजरात में एक बार की बात है, आज से बात है 20 साल पुरानी, एक अफवाह फैल गई, ऐसा ही मोहल्ला पान उमेश कैंप जैसा। तो एक अफवाह फैल गई कि ये जो पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक है ये दिवाली होने वाला है, इस पे पैसे नहीं है, कंगाल हो गया ये, ऐसी अफवाह फैल गई। ठीक है जी। और अफवाह फैलने पे क्या होता है आपको पता है? सुबह 8 बजे उस बैंक ब्रांच के बाहर लाइनें लग गई, बहुत लंबी लंबी, बहुत लंबी लंबी। जब स्टाफ आया 9:30 पौने 10 बजे, उन्होंने देखा ये क्या हो गया भाई, कहां तक लाइन जा रही है। एक एक आदमी जिसका उस बैंक ब्रांच में अकाउंट था लाइन में लगा हुआ है, जितने लॉकर्स थे सब लाइन में लगे हुए हैं, एफडी तोड़वाने के लिए लाइन में लगे थे लोग। उन्होंने ताला खोला, बैठा, डीलिंग शुरू करी। बैंक में कैश एक टाइम पर लिमिटेड होता है, ठीक है, ब्रांच में कैश एक टाइम पर लिमिटेड होता है, क्योंकि सारा कैश क्या होता है, अगर आप को थोड़ा सा आइडिया है, जब कैश थोड़ा ज्यादा होने लगता है कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी वैन आती है, मैं आपको कंपनी का नाम भी बताऊंगा, प्रोसिक्योर कंपनी का नाम है, उसकी वैन आती है, उस सिक्योरिटी में सारे पैसे रवाना होते रहते हैं, अलग अलग जगहों पर हेड ऑफिस में पहुंचते रहते हैं। जब ऐसा हुआ तो ब्रांच मैनेजर ने कॉल लगाई आरबीआई तक कि सर कुछ ऐसा ऐसा हो गया, कुछ र्यूमर्स ऐसे फैल गए हैं कि हमारी बैंक ब्रांच में पैसे नहीं है और ये दिक्कतें और वो दिक्कतें आने वाली हैं, और लोग लाइनों में लगे। तो रिप्लाई एक ही था कि आज इनको आरबीआई की पावर दिखाते हैं, आज आप किसी को भी मना नहीं करोगे पैसे के लिए, देते जाओ। उन्होंने कहा सर कैश बहुत लिमिटेड है, मैं 1 घंटा भी कैश नहीं बांट पाऊंगा। कहता आप टेंशन न लो, कैश बहुत आ रहा है आपके पास। आसपास की सभी ब्रांचेस में फोन किया गया, जितना कैश है सब उस ब्रांच में पहुंचा दो। प्राइवेट हेलीकॉप्टर उड़ता है सिर्फ नोटों से भरा हुआ, और उस ब्रांच में कैश प्रोवाइड कराया जाता है। नो लंच टाइम एट ऑल, 8 बजे तक ब्रांच खुलती है, रात तक एक एक अकाउंट खाली कर दिया जाता है, एक एक अकाउंट। लोगों ने 8 बजे रियलाइज किया कि अगर इस ब्रांच को भागना ही होता तो शायद आज लंच टाइम 1 की जगह 2 घंटे का होता, शायद आज पब्लिक डीलिंग 4 बजे नहीं 3:30 बजे ही बंद हो जाती। इन्होंने 8-8 बजे तक पैसा बांटा। अगले दिन वो सभी लोग जिन्होंने पिछले दिन पैसे निकाले थे दोबारा अकाउंट खुलवाकर पैसे जमा करा रहे थे। दिस इज आरबीआई फॉर यू। जब से आरबीआई पावर में है, इंडिया में एक सिंगल बैंक भी इंसॉल्वेंट नहीं हुआ। इंसॉल्वेंट होने का मतलब है दिवालिया नहीं हुआ, कंगाल नहीं हुआ, एक सिंगल बैंक भी। और आपको बता देता हूं जब तक आप और हम जिंदा हैं तब तक तो नहीं होगा। कितनी बार ऐसा होता है, मेरे घर पे क्वेश्चन उठता है, प्राइवेट बैंक को लेकर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। शुरू में जब मैं बहुत छोटा था, मुझे भी आरबीआई की पावर का आइडिया नहीं था, तो मैं अपनी मदर को या अपने फादर को डिस्कस करते हुए सुनता था कि प्राइवेट बैंक के खाता नहीं खुलवाने इसमें। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने सबसे पहले सारे सरकारी बैंकों से खाते प्राइवेट बैंक में शिफ्ट करा दिए। मैंने कहा आरबीआई जिंदाबाद, एक भी बैंक कहीं जाने नहीं वाला। और आपको बता देता हूं 2009 में यूएसए के ऊपर एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया था, नोन एज लेमन ब्रदर क्राइसिस।
लेहमन ब्रदर एक बैंक था यूएसए का सबसे बड़ा बैंक, इतना बड़ा बैंक जितना हिंदुस्तान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। पता है आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितना बड़ा बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पिछले साल के प्रॉफिट है 66,000 करोड़, बस इतना बड़ा बैंक है। 66,000 करोड़। ऐसा बैंक यूएसए में 2009 में इंसॉल्वेंट हो गया था, दिवालिया हो गया था 2009 में। आप समझ सकते हो क्राइसिस कितना बड़ा होगा। सर एक बात बता देता हूं, अगर किसी भी देश से कोई बैंक इंसॉल्वेंट हो जाता है, सबसे पहले क्या जाता है? सबसे पहले गवर्नमेंट के ऊपर से फेथ जाता है, क्योंकि एक आम आदमी का इतना पैसा मर जाए, बैंक भाग जाए, तो आप समझ सकते हो ना क्या होगा। आम आदमी सरकार को ही तो गुस्सेगा कि कैसी गवर्नमेंट है जो, बेटा गवर्नमेंट का काम ही क्या है? हमारा वेलफेयर सोचना, सिटीजन्स का वेलफेयर सोचना। ये सिटीजन्स का वेलफेयर हुआ सच में? इतना बड़ा बैंक दिवालिया हो गया, गवर्नमेंट का झक मार रही थी, लोग भाग गए, 1 रुपया नहीं मिल पाया पब्लिक का। सर सबसे पहले सरकार गिरती है, ध्यान रखना। मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या आपने होश संभालने के बाद बैंक के फ्रॉड नहीं सुने? सबने सुने हैं। पीएनबी का फ्रॉड सुना है सबने? नीरव मोदी, किसने नहीं सुना? 14,000 करोड़ का फ्रॉड नहीं सुने क्या? मैं क्या बोलूं भाई। पंजाब नेशनल बैंक में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था आज से सिर्फ 5 साल पहले। नीरव मोदी ने फ्रॉड किया है। फ्रॉड क्या है बता दूंगा एक स्पेसिफाइड चैप्टर में, चैप्टर 11 में, इंटरनेशनल बिजनेस में, वो आती तभी समझ में आएगी। और वो फरार है। 14,000 करोड़ का फ्रॉड था, ठीक है जी। और बेटा हालात ये थे कि लोग कह रहे थे कि पीएनबी खत्म खत्म, आज नहीं तो कल खत्म, 14,000 करोड़। पर बाबू मेरा दिल जानता है, मेरे खुद के अकाउंट थे, मैं कभी पैसे लेने भी नहीं गया पीएनबी। आधे से ज्यादा दुनिया अगले दिन ही लाइन में लग गई थी कि पीएनबी से पैसे निकाल लो, ये गया आज नहीं तो कल गया। मेरा अकाउंट 2010 से वहां पर है, मैं गया ही नहीं, एक बार भी नहीं पूछा जाके, मुझे पता था कुछ नहीं होने का। जब तक आरबीआई है बेटा, एक बैंक भी भागेगा नहीं। आपको एक और आइडिया दे दूं तो आप बड़े हैरान हो जाओगे। अनिल अंबानी सब जानते हैं ना, यस बैंक का बहुत मोटा पैसा रोका था, यस बैंक ने बहुत मोटा लोन किया था, ठीक है ना। इतना बड़ा फ्रॉड था, मेरे पास यस बैंक के शेयर थे, परचेस करे हुए थे मैंने 360 के प्राइस पर। आकाश भाई बता देंगे आपको, 360 के प्राइस पर यस बैंक के शेयर परचेस करे। अनिल अंबानी का फ्रॉड खुला कि उसने पैसे देने से मना कर दिया, वो दिवालिया हो रहा है। हालात इस शेयर की ये हुई कि गिरते 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 12 रुपए पे आ गया। आप फ्रॉड सोच सकते हो कितना बड़ा होगा बैंक की, मतलब हालात तो देखो। 360 रुपए का शेयर कहां पहुंच गया, आज भी 25 रुपए के आसपास है, पता नहीं कब पहुंचेगा वहां। बैंक भाग गया, यस बैंक बंद हो गया, आज भी ब्रांच है, सहारनपुर में भी है, कोट रोड पे भी है। सर आरबीआई जब तक जिंदा है और रहेगा, एक बैंक ब्रांच भी नहीं जा सकती। भूल जाओ आप, बहुत बड़ा मुकालता है आपका कि बैंक कहीं जा रहा है कोई, आरबीआई नहीं जाने देता। मतलब इन, और मुझे गर्व है बेटा इस बात पे कि इंडिया जैसा सेंट्रल बैंक किसी भी देश के पास नहीं है, किसी भी देश के पास। सर कोविड में इतना तगड़ा लिक्विडिटी क्रंच था, आप समझ सकते हो। बेटा बैंक कैसे लोन करता है आपको पता है? कोई भी कॉमर्शियल बैंक है लोन कैसे करता है आपको आइडिया है? इधर देखना, मुझे बताओ कॉमर्शियल बैंक की मेन कमाई क्या है, फटाफट से बताओ। हाँ हाँ तेज बोलो। इंटरेस्ट मेन कमाई है। कैसे देता है वो लोन समझना बाबू। बैंक डिपॉजिट्स लेता है आपसे, आपको इंटरेस्ट रेट कितना ऑफर करता है? जनरली 3% ऑन सेविंग अकाउंट, एफडी पे 5-6%। करूंगा बात इसकी, कल करूंगा डिटेल में। बैंक के पास पैसे आ गए और बैंक क्या करता है, आगे इसको लोन पर देता है। कितने परसेंट पे? कोई लोन 9%, कोई 10%, कोई 12%, कोई 16%, ऐसे बहुत सारे लोन। ये जो बीच का इंटरेस्ट मार्जिन है यही उसकी कमाई है। अगर आपको 3% दे रहा है तो आगे 9% ले भी रहा है। ये जो 6% कमाया यही तो कमाई है। बैंक की मेन कमाई यही है, सब जानते हैं बात को। अब आप एक बात समझो, कोविड में आप में से कौन पैसे जमा करा रहा था? भैया हर एक आम आदमी की सोच पता है क्या थी? भाई कोविड है, बीमारी है,
किसी के भी गले पड़ सकती है। और क्या चाहिए? कैश चाहिए। डॉक्टर कोई नहीं लेता चेक, डॉक्टर ये नहीं कहता 1 घंटे के बाद अच्छी हो। सब घर में पैसा पैसा रख रहे हैं, सब के सब। एक आदमी भी कैश जमा करा नहीं जा रहा था। क्या लग रहा था बाबू? जो पढ़ा लिखा आदमी है ना, वो ये सोच रहा था इकोनॉमी चलेगी कैसे, क्या होगा बैंक का। और लोन लेने वाले बैंक में रोज जिसको पैसे देता है वो कहता है बैंक लोन दे दे, और तो कोई दे नहीं रहा, तू तो दे। और बैंक लोन कहां से देता है? बैंक के पास डिपॉजिट तो 1 रुपया नहीं आ रहा, लोन कहां से दे? मुझे लगा था कि इकोनॉमी बड़े असमंजस में फंस जाएगी, और बहुत सारी इकोनॉमी फंसी भी। आपने देखा चाइना जैसी इकोनॉमी को भी बहुत डाउन होते हुए, आपने अमेरिका जैसी इकोनॉमी को देखा, हमारी इकोनॉमी सर फर्क पड़ा पर कोई बहुत खास नहीं। क्यों? क्योंकि अगले दिन सुबह ही न्यूज आई, आरबीआई ने कॉमर्शियल बैंक को 75,000 करोड़ रुपए दिए। लिक्विडिटी क्रंच था मार्केट में, 75,000 करोड़। अकेले यस बैंक को अलग से 25,000 करोड़ रुपए लिए कि दिवालिया नहीं होना, काम शुरू करो। 25,000 करोड़। सर दिस इज आरबीआई फॉर यू। किसको मुकालता है कि बैंक भाग जाएगा? हाँ सर बोलो। कहता है अगर आरबीआई को लोन लेना हो कहां से लेगा? भाई अगर तो क्वेश्चन बोल रहा है तो उसका जवाब है हम पब्लिक से। भाई किसी को यह मुकालता तो नहीं है कि आरबीआई के पास नोट की मशीन है, धड़ाधड़ छाप लो। यार ऐसा हो सकता है? कईयों के दिमाग में क्वेश्चन है। सर आपको पता है नोट छापने के लिए इंडिया में एक सिस्टम फॉलो होता है। हम उतने ही नोट छाप सकते हैं जितने के हम गोल्ड रिजर्व पड़े हो हमारे पास। आरबीआई ऐसे नोट नहीं छापता, गवर्नमेंट से पहले गोल्ड रिजर्व की डिमांड करता है। गवर्नमेंट ने कहा जी 1 लाख करोड़ के नोट छाप दो, लाओ 1 लाख करोड़ के गोल्ड रिजर्व रख जाओ, तभी छापूंगा। और जिसको ये भी मुकालता हो कि अगर पैसों की जरूरत पड़े, कईयों बच्चों को होता है, नए नए बच्चों इकोनॉमिक्स के हिसाब से कई बार बच्चा क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया गरीबी मिटा क्यों नहीं देता आरबीआई? अभी मिटा दे हिंदुस्तान की गरीबी, नोट छापने की मशीन है, धड़ाधड़ नोट छापे, सबको 15-15, 20-20 लाख रुपए दे तो गरीबी खत्म। पूछ लो यार, क्वेश्चन तो पूछ लो यार, अच्छा क्वेश्चन है, मैंने खुद ही पूछ लिया, तुम लैग पोलिंग कर नहीं पा रहे ढंग से। तो सर देखो, अगर आपके दिमाग में ये कोई भी भ्रम है ना, ये ट्राई आरबीआई कभी नहीं करेगा। ऐसी बेवकूफी कई और देशों के सेंट्रल बैंक कर चुके हैं। बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक ने कर दी थी एक बार ये बेवकूफी। इतना तगड़ा इन्फ्लेशन आया कि उनको निकलने में उससे 10 से 15 साल लगे। क्योंकि होगा पता क्या, देखो अगर अंधाधुंध सबके हाथ में पैसा आ जाएगा 15-15, 20-20 लाख, तो इकोनॉमी कहां जाती है मैं तो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। गरीबी खत्म हो गई। फिर एक परचून की दुकान के आदमी को लगता है कि यार गरीबी खत्म, कोई गरीब नहीं है, मैं नमक का पैकेट 50 में क्यों बेचूं, मैं तो 500 का बेचूंगा। और मैं ये जूस का ग्लास ये मैं 40 का क्यों बेचूं, ये तो आज से 100 का है। और ये पनीर जो मैं 100 रुपए में इतने ग्राम देता हूं, मैं क्यों दूं, मैं तो 1000 में दूंगा उतने ही ग्राम। गरीब तो कोई है नहीं। और खरीददार आपने कहा ये 100 का इतने ग्राम, नहीं 1000 का इतने ग्राम, अच्छा उन्होंने कहा अच्छा ये बगड़ 1000 रुपए, किसको तड़ी दिखा रहा है, 20 लाख रुपए मेरे खाते में, आला फटाफट। तो बाबू इतनी महंगाई हो जाती है, इतने राइजेस इन प्राइसेस हो जाते हैं कि उससे निपटने में, उसको जूझने में बेटा सरकार को 10 से 15 साल लग गए थे। तो ये कभी भी दिमाग में मत रहना कि आरबीआई कितने भी नोट छाप सकता है, ये वाली तो बात ही नहीं है। आपको पता है इकोनॉमी में कितने पैसे हैं, कितनी करेंसी है इंडिया में, इंडियन मार्केट में? 17 लाख करोड़। कितने? 17 लाख करोड़ रुपए की इंडिया में करेंसी प्रिंट हुई हुई है। ठीक है जी, जो धीरे धीरे आप देखोगे एक टाइम के बाद बिल्कुल जीरो हो गई। आप सबको सरकार एक एक वॉलेट देगी फ्यूचर में, खुद गवर्नमेंट देगी, कोई कैश बचेगा ही नहीं। देख लेना, आपने देख के जाना है ये दिन जो मैं बता रहा हूं। कभी करेंसी प्रिंट ही नहीं होगी इंडिया में, मैं आपको ये भी बता रहा हूं। एक स्पेसिफाइड टाइम आने दो, मैं पक्का दिखाऊंगा आपको। ठीक है जी, अभी तो मेरा मुद्दा बस मैं वार्म अप ही हुआ था। अभी रखते हैं, आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।